छात्र मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने कालजी लघु कथाओं के संबंध में सुना होगा। इसमें असगर वजाहत की लघु कहानियाँ हैं और उसके साथ साथ बलराम की लघु कहानियाँ, उनकी 3 कहानियाँ हैं। सुकेश साहनी की 3 कहानियाँ हैं और अमरीक सिंह दीप उनकी 3 कहानियाँ हैं और गिरीश पंकज की 3 कहानियाँ, यानी ये सभी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो पिछले वीडियो में असगर वजाहत की जो 3 कहानियाँ थी, उनमें से 2 कहानियाँ हैं और ये कहानी जो है वही रिपीट हुआ है। तो हमने 2 कहानियों का अध्ययन किया है और इस वीडियो में बलराम की जो लघु कहानियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। उनकी एक कहानी है दूसरी गुलामी। दूसरी गुलामी, गुलामी तो आप सभी को मालूम है, गुलामा तो गुलामगिरी, इस प्रकार। यह कथा दुनिया के उस देश की है जिसे भारत कहते हैं, भारतवर्ष, मगर पड़ोसी देश और वहाँ से आकर इस देश में बस के लोग इसे हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान, जिसकी प्रमुख भाषा हिंदी। यह कथा दुनिया के उस देश की है जिसे भारत कहते हैं, भारतवर्ष, मगर पड़ोसी देश, पड़ोसी अरे नाइबर कंट्री, नाइबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश और वहाँ से आकर इस देश में बस गए लोग इसे हिंद कहते हैं। नव भारत अंत हुए, मगर बाहर के लोग जो पड़ोसी देश वाले जो होते हैं, नाइबरिंग कंट्री के लोग, वो क्या कहते हैं? हिंद कहते हैं या हिंदुस्तान, जिसकी प्रमुख भाषा हिंदी है। हिंदुस्तान की प्रमुख भाषा हिंदी है। यूरोपीय व्यापारियों ने इसे पहले तो अपनी सुविधा के लिए हिंद से हिंदिया और फिर इंडिया बना दिया और उनकी तर्ज पर अब लगभग सारी दुनिया इसे इंडिया ही कहती समझती है। यूरोपीय लोग, यूरोपीय चाहे अंग्रेज़ हो या फ्रेंच हो, पुर्तगाली हो, डच हो, ये सभी आते हैं। ये सभी आकर के यहाँ किसके लिए आते हैं? व्यापार के बहाने आते हैं। व्यापार के बहाने आकर इस देश के नाम का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। हिंद को हिंदिया और फिर इंडिया बना लिया। उसकी तर्ज पर अब वही इंडिया के आधार पर लगभग सारी दुनिया से इंडिया कहती है, समझती है। इसके राज चिन्ह में भी इंडिया ही छपता है, मगर राजनीति का तकाजा है तो देश की प्रमुख लिपि में उस पर भारत भी दर्ज कर दिया गया है। बहरहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी, प्रजाप्रभुत्व। इसलिए यह कथा दुनिया की सबसे बड़ी कथा है। माने यह भारत जो है, जिसे बाहर के लोग इंडिया कहते हैं और अभी क्या है पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसकी कहानी है, तो इसीलिए यह बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए यह कथा दुनिया की सबसे बड़ी कथा है। लेकिन लघु कथा है, दुनिया की सबसे बड़ी कथा है, माने सबसे बड़ी जो लोकतंत्र वाला देश जो है उसकी कहानी है, इसीलिए यह बहुत बड़ी कहानी है, मगर लघु कहानी, इसलिए आकार में ज़रा छोटी है। लघु कहानी इसलिए अकॉर्डिंग टू शेप बहुत छोटी है।
आकार के अनुसार छोटी है। राजधानी में घटी उस घटना को देश के सबसे बड़े अखबार ने छापा था। नेशनल कैपिटल जो है, कैपिटल में एक घटना होती है, उस घटना को देश का एक अखबार माने न्यूज़पेपर उसे छापता है। छापना माने टू प्रिंट। राजधानी में घटी उस घटना को देश के सबसे बड़े अखबार ने छापा था, जिसे उस अखबार के सबसे बड़े पत्रकार ने कुछ यूं लिखा था। अखबार माने न्यूज़पेपर में उसका जो जर्नलिस्ट जो होता है, पत्रकर्ता, यूं लिखा था, ऐसा लिखा था। कैसा? वह एक पढ़ी लिखी स्त्री थी, आज़ादी के बाद उभरी भारतीय स्त्री की प्रतिमूर्ति। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रानंतर आज़ादी के बाद उभरी भारतीय स्त्री की प्रतिमूर्ति माने स्त्री का वह प्रतीक वाली वह स्त्री थी। आज़ादी के बाद की स्त्री के प्रतीक वाली वह स्त्री थी। वनस्थली विद्यापीठ से निकली और एक धनिक की पत्नी बनी वह स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें उसी की तरह पढ़ी लिखी और संस्कार संपन्न हो। वनस्थली विद्यापीठ पे उसकी पढ़ाई लिखाई होती है और उसके बाद एक धनिक पैसे वाला श्रीमंत अंतल थे, उसकी पत्नी बनती है। उसकी पत्नी के बनने के बाद वह भी यह चाहती है अंदर ಅವಳ ಬಯಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ। क्या होता है, उसके संतानें भी ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವಳಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು, संस्कार संपन्न हो, पढ़ी लिखी और संस्कार संपन्न हो। माँ से मिले संस्कारों के कारण उसके बच्चे अपनी माँ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನುಂಟು, उससे उसके बच्चे अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से बड़ा किसी को नहीं समझते। तो यह माँ का संस्कार है, माँ से मिला हुआ संस्कार है। उस संस्कार की वजह से वह बच्चे माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से बड़ा किसी को नहीं समझते। माँ को बड़ा समझते हैं, मातृभूमि को बड़ा समझते हैं और मातृभाषा को श्रेष्ठ, बड़ा माने श्रेष्ठ, ग्रेट अंत तिलकोड़, श्रेष्ठ अंत। उनके पिता भी इसलिए पूज्य हैं कि वे उनकी माँ के पूज्य हैं, और इसलिए दादा दादी और नाना नानी भी। तो क्या है, उनके पति जो है, पति भी उस स्त्री से पूज्य हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। और वह पति श्रेष्ठ है तो उसके दादा दादी नाना नानी भी श्रेष्ठ है, माने वो बच्चों के दादा दादी। दादा दादी सुबह शाम वंदे मातरम का पाठ करते तो साथ में बच्चे भी होते हैं। दादा दादी सवेरे वंदे मातरम का पाठ करते हैं, पाठ माने पढ़ना है ना, पढ़ते हैं तो सभी बच्चे उनके साथ होते हैं। स्त्री और पतिदेव तो होते ही होते हैं। तो जब दादा दादी वंदे मातरम को जो वंदे मातरम का पाठ पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या है, पतिदेव भी होते हैं। दिल्ली आए उन्हें बमुश्किल 4 महीने हुए थे। बच्चे एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। बच्चे एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे दिल्ली में। लेकिन भोपाल की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। भोपाल से वो दिल्ली आए हुए होते हैं तो क्या है, भोपाल की याद उनको सताती रहती है। यहाँ दिल्ली में बच्चों के स्कूल में सब कुछ अंग्रेजी मय था। दिल्ली में क्या है, येल्लो इंग्लिश मय, सभी अंग्रेजी में होता है। उनके अपने गांव में मातृभाषा, मातृभूमि, माँ, अपना संस्कार, इन सभी क्या है, सभी विचारों को अच्छी तरह समझने वाले ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आकर के पब्लिक स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है तो यहाँ का माहौल
अलग तरह का होता है। यहाँ दिल्ली में बच्चों के स्कूल में सब कुछ अंग्रेजी में ही था। आपसी वार्तालाप तक अंग्रेजी में। बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं। हिंदी बोलने पर सख्त पाबंदी। दिल्ली में जब पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया जाता है, अगर वहाँ पर हिंदी में बात करेंगे तो उसको पाबंदी लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन। प्रार्थना तक अंग्रेजी में होती है। बच्चों ने माँ से इसकी शिकायत की, मगर किसी और स्कूल के अभाव में वह कुछ कर नहीं पाई। तो बच्चे जाकर अपनी माँ से शिकायत करते, कंप्लेंट मरता रहे, नम याग दिलो, वहाँ पर जाकर हम पढ़ नहीं पाते, वहाँ पर अंग्रेजी का वातावरण है, अंग्रेजी में बातें करते हैं, इस प्रकार। मगर दूसरी क्या है, स्कूल ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। उस स्कूल में उसका छोटा बच्चा मुश्किल से 1 ही महीने पढ़ा होगा कि एक हादसा हो गया। उसी स्कूल में क्या है, उसका छोटा बच्चा जो है 1 महीने तक पढ़ता रहता है, एक माने शामिल होकर के 1 महीना हुआ होता है, तब एक हादसा, इंसिडेंट, दुर्घटना। प्रार्थना करने वाला लड़का स्कूल नहीं पहुंच सका। प्रार्थना करने वाला लड़का माने वहाँ पर जो स्कूल में वो इसका जो वो पढ़ता रहता है, तो वहाँ प्रेयर करने वाला लड़का उस वक्त नहीं आ पाता। अध्यापक परेशान होने लगे कि तभी न जाने किस अज्ञान प्रेरणा और आवेग के वशीभूत उस स्त्री का बेटा प्रार्थना करने वाले लड़के की जगह जाकर खड़ा हुआ और वंदे मातरम का सस्वर पाठ कर गया, आंख मूंद कर। जब स्कूल में प्रार्थना करने वाला लड़का, प्रेयर माडो हुड़गा बंदिरुदिल्ला, तब क्या करता है, ये लड़का, उस स्त्री का लड़का जो है वह सीधा जाकर के वहाँ जो जहाँ प्रार्थना की जाती वहाँ जाकर के खड़े होकर के आंखें मूंद करके सस्वर रागबद्ध वाक्य वह वंदे मातरम का पाठ करता है। अध्यापक हतप्रभ, बच्चे सन्न और प्रिंसिपल मारे क्रोध के आग बबूला। प्रिंसिपल क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और अध्यापक, बच्चे सभी क्या सन्न पड़ जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित स्कूल का विधान उस ब्लडी की वजह से टूट गया। पहली बार इस स्कूल में जिस प्रकार का विधान चल रहा था, इसकी वजह से, इस ब्लडी लड़का जो है इसकी वजह से टूट गया। प्रिंसिपल के संकेत पर सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए, लेकिन उस रास्कल को वहीं रोक लिया गया। जो वंदे मातरम का प्रेयर करता है, उस रास्कल को वही उसे रास्कल कहकर संबोधित किया जाता है, उसे वहीं खड़ा कर दिया जाता है। प्रिंसिपल ने उसे रेस्टिकेट कर देने की सजा का ही फैसला नहीं किया, अपमानित करने का भी इंतज़ाम कर दिया। उसको वहाँ से सस्पेंड करने के साथ साथ उसे इंसल्ट करने का भी प्रिंसिपल डिसाइड करता है। नाई को बुलाकर उसके सिर के बाल साफ करा दिए, फिर माँ को फ़ोन कर बुलाया और उसके साथ उसे घर भेज दिया। घर आकर माँ को सारा वृत्तांत सुनाते हुए बच्चे ने पूछा, माँ मेरा कसूर क्या है? तो बच्चा जो है वह नासमझ है, वो क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो उसने कोई गलती नहीं की है, जैसे कि वहाँ पर प्रेयर करने वाला लड़का नहीं आया हुआ होता है, तो इसीलिए जाकर के वहाँ पर प्रेयर करता है, वंदे मातरम प्रेयर करता है। तो इसीलिए वह लड़का अपनी माँ से पूछने, प्रेयर करने से ही उसको अपमानित किया जाता है, उसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है। तो वह आकर अपनी माँ से, घर आकर अपनी माँ से पूछने लगता है, माँ मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं मेरा है बेटे। मैं समझती थी कि हम आज़ाद हैं। तो वह माँ कहती है, वह स्त्री कहती हैं, कसूर मने फॉल्ट, तप्पू तप्पू निन्ना दल्ला। किसकी गलती है? मेरी गलती है।
कि मैं समझती थी कि हम आज़ाद हैं, नान तिलकोंडे नाउ स्वतंत्र गुंडिदेवंते, तो क्या हम गुलाम हैं माँ? बच्चे ने पूछ लिया। तो क्या हम गुलाम हैं माँ? स्लेव सा? हाँ बेटे, यह दूसरी गुलामी है। देखिए कितना अर्थपूर्ण यहाँ पर बातें व्यक्त की जाती हैं। हाँ बेटे, यह दूसरी गुलामी है। बिना अपराध अपमानित हुए बच्चे को छाती में बींचते हुए माँ ने कहा। तो अपराध उसका, उस बच्चे का कोई अपराध नहीं है। उस बच्चे को अपनी छाती में अंदर अमगो नप्पिकोंडु वह माँ रोने लगती है और कहती हैं, और राष्ट्रीय महिला समिति की आकस्मिक मीटिंग बुलाने के लिए सदस्यों को फ़ोन करने में जुट गई। आकस्मिक इमरजेंसी मीटिंग करे लेकिन सो अपने क्या है, राष्ट्रीय महिला समिति जो होती है उसे वह फ़ोन करने लग जाती है। तो यह हमारे जो हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र में जिस प्रकार की आज़ादी नहीं है, हम फिर माने अभी तक क्या है, हम गुलाम हैं। किस दृष्टि से गुलाम हैं? भाषा के दृष्टि से गुलाम है, संस्कार की दृष्टि से गुलाम है, व्यवस्था की दृष्टि से गुलाम है। तो इस प्रकार इस कहानी के ज़रिए लेखक यह संकेत करना चाहते हैं कि हम आज़ाद है नाम के वास्ते, नाम के लिए आज़ाद है, मगर हम आज़ाद नहीं हुए। हम किसी न किसी तरह गुलाम हैं। भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, आचार विचार की दृष्टि से हम गुलाम हैं। इस बात की ओर इस कहानी में लेखक संकेत करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और एक वीडियो में और एक विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। बाय।